फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रियस। मेंस रिया और एक्ट्रेस रियस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। मेंस रिया क्या मीन करता है? गिल्टी माइंड, माइंड एट फॉल्ट, इंटेंशन खराब होना। सबसे पहला तो क्राइम करने के लिए इंटेंशन आना चाहिए मन में ना, बैड इंटेंशन आना चाहिए। एक्ट्रेस रियस, उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट किया गया हो। ये एक्ट एक बेसिकली रॉन्गफुल एक्ट है या फिर गिल्टी एक्ट। मेंस रिया, एक्ट्रेस रियस। मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड, एक्ट्रेस रियस एन एक्ट दैट इज रॉन्गफुल और गिल्टी एक्ट। मेंस रिया, एक्ट्रेस रियस ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्राइम के। तो पहले क्राइम समझते हैं क्या है क्राइम। क्राइम वर्ड जो जिससे क्रिमिनल लॉ का वर्ड निकलता है। क्रिमिनल लॉ कहां से ओरिजिनेट किया है? वर्ड क्राइम से। क्राइम क्या होता है? कोई भी एक्ट या ओमिशन। काफी ज्यूरिस्ट ने क्राइम की डेफिनेशन दी है, ये सबसे शॉर्ट और क्रिस्प है। कोई एक्ट या ओमिशन प्लस दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी आपने ऐसा एक्ट या ओमिशन किया है, ओमिशन का मतलब आप समझते होंगे, कोई एक्ट करना चाहिए था और वो नहीं किया, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? ओमिशन। कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट्स क्राइम। अब हम लोग समझते हैं क्राइम के मेन एलिमेंट्स क्या हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है क्राइम के? पहला एसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। Foremost important element of crime is it should be done by a human being. Human being में कौन आते हैं? Living persons. Human being में आते हैं living persons. Obviously dead person cannot constitute a crime. इससे एक चीज और पता चलती है, human being does not include artificial person. लिविंग पर्सन होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स। अगर आपको इन्हें पनिशमेंट देना है तो आप कैसे दोगे? किसी कंपनी ने फ्रॉड किया, किसी कंपनी में ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, तो आप इन्हें कैसे पनिश करेंगे? इनके डायरेक्टर को कैच होल्ड करके, दैट विल इंक्लूड इन अ ह्यूमन बीइंग। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है मेंस रिया, जो आज हम सबसे डिटेल में समझेंगे। मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड। एक इंसान के मन में एक इंटेंशन आता है दैट ही हैज टू मर्डर द अदर पर्सन। क्राइम कॉन्स्टिट्यूट किया, मेंटल एलिमेंट आया मेंस रिया का, एक गिल्टी माइंड आया कि आई हैव टू मर्डर द अदर पर्सन। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए, अगर ये इंटेंशन ही रह जाता है तो क्या ये ऑफेंस होता है? तो आंसर इज सिंपल, नो। इंटेंशन तो डेली हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ करने का आता है, लेकिन इंटेंशन का गिल्टी होना, अगर आपने उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट किया है तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। तो पहला एलिमेंट कहता है मेंस रिया, गिल्टी माइंड। इसी से रिलेटेड एक मैक्सिम है जो है एक्टस नॉन फेसेट रियूम निसी मेंस सिट रिया। An act itself does not constitute a crime if it is not done by a guilty mind. कोई भी एक्ट अपने में क्राइम नहीं बनता है अगर उसे गिल्टी माइंड के थ्रू नहीं किया गया हो। तो मेंस रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये लैटिन मैक्सिम आपको याद करनी पड़ेगी, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है
एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या कहता है? एन एक्ट। आपका इंटेंशन था किसी को मर्डर करने का, उसके फर्दरेंस में एक एक्ट किया, गोली चलाई, वो आता है हमारा एक्टस रियस में। एक लैंडमार्क केस है फाउलर वर्सेस पैजेट का, ये भी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ये कहा गया मेंस रिया प्लस एक्टस रियस, ये दोनों चाहिए क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक। फोर्थ हमारा एस्पेक्ट आता है इंजरी। एक ह्यूमन बीइंग ने एक इंटेंट किया किसी कोई ऑफेंस करने का, उसके फर्दरेंस में उसने एक एक्ट किया जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को इंजरी हुई। ए इंटेंट्स टू किल बी, फॉर दैट ही ब्रॉट अ गन एंड ही शूट्स एट बी। बी को इंजरी होती है, उसको गोली लगती है। ये चार एलिमेंट बनाते हैं क्राइम को। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब मेंस रिया को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मेंस रिया एज यूजुअल हमने समझा इसको गिल्टी माइंड, कि किसी भी ऑफेंस को होने के लिए गिल्टी माइंड होना जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है इस पे, क्या हर ऑफेंस में मेंस रिया होना जरूरी है? तो मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी हम देखते हैं। मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस हैं। जहां पे भी जिस भी लॉ में अगर एक्सप्रेस वर्ड्स में कुछ दिया गया है तो वहां मेंस रिया काउंट नहीं किया जाएगा। पहले एक्सेप्शन में आता है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस के केस में मेंस रिया काउंट नहीं किया जाता है। दैट मीन्स आप मेंस रिया का प्ली नहीं ले सकते हैं। दूसरा है स्टैट्यूटरी ऑफेंस। स्टैट्यूटरी ऑफेंस इज एन एक्सेप्शन टू मेंस रिया। दैट मीन्स यहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ? आपने टॉर्ट में पढ़ा होगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये कहता है आपने एक एक्ट किया, लॉ ये नहीं देखे, कोर्ट ये नहीं देखेगा कि आपका इंटेंशन क्या था, आपने वो चीज करी, दैट मीन्स यू हैव कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस। एज सिंपल एज दैट। स्टैट्यूटरी ऑफेंस में क्या आता है आपका? बाइगमी, वेजिंग वॉर against government, kidnapping and abduction, sedition, counterfeiting of coins। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मेंस रिया इज नॉट काउंटेड एट ऑल। आप उसका प्ली नहीं ले सकते कि सर मैंने दूसरी शादी की पर मेरा इंटेंशन खराब नहीं था। आपने दूसरी शादी की, आप लायबल हो गए। वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये तो प्रिपरेशन की स्टेज से ही एन ऑफेंस है। किडनैपिंग, एब्डक्शन, सेडिशन देशद्रोह, राजद्रोह, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स, ये एक ऐसे केसेस हैं जहां पे मेंस रिया का प्ली नहीं लिया जा सकता। इसको हम क्या कहेंगे? दीज आर एन एक्सेप्शन टू मेंस रिया। मेंस रिया से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। वो भी आपको याद करने जरूरी है। पहला कहता है आर वर्सेस प्रिंस। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। M.H. George वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1965 का केस है।
ये लैंडमार्क जजमेंट्स है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुआ। प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, विच केस इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुआ, आर वर्सेस प्रिंस, एमएच जॉर्ज, और भी काफी केसेस हैं। तो शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं आर वर्सेस प्रिंस में क्या हुआ था। आर वर्सेस प्रिंस में हुआ कुछ यूं था कि प्रिंस किसी लड़की से प्यार करते थे और वो उनके साथ भाग जाते हैं, जो एक्चुअली 16 ईयर्स ऑफ एज की होती है, बट वो अपने आप को 18 ईयर्स एंड अबव बताती है। एंड इनका ये कहना था कि वो देखने में भी 18 साल से ऊपर लगती थी, तो इनको कभी डाउट ही नहीं हुआ। बट कोर्ट ने इनका प्ली नहीं माना कि इनका कोई गिल्टी इंटेंशन या रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, इनको लाइबल करार किया गया। एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या हुआ, 1965 का ये केस है। आरबीआई ने कुछ टाइम पहले ही एक ऑफिशियल गजेट के थ्रू एक नोटिफिकेशन निकाला था कि पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा अगर आप सोना इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो आपको या तो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी एंड बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फिल करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो स्मगलिंग के थ्रू आता है। जो ये मिस्टर एमएच जॉर्ज थे, ये शायद कोई जर्मन पर्सन थे, ये उस क्वांटिटी से ज्यादा सोना लेके इंडिया आते हैं और ये प्ली लेते हैं कि सर मुझे इस लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये कुछ टाइम पहले ही पास हुआ है इंडिया में और मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कोई प्ली नहीं मानी और इस केस में, एमएच जॉर्ज के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। एक आपने प्रिंसिपल सुना होगा, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने इंडिया के लैंड पे अगर एंटर किया तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि आपको इंडिया के सारे लॉज की नॉलेज है। आप इस चीज का प्ली नहीं ले सकते कि सर इंडिया के लॉ के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एमएच जॉर्ज लायबल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आर वर्सेस प्रिंस और एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये मेंस्ट्रुआ से रिलेटेड है। आज हमने मेंस्ट्रुआ, एक्टस रियस एंड पूरे क्राइम के एलिमेंट्स के बारे में समझा, एक्सेप्शन समझे मेंस्ट्रुआ के और लैंडमार्क जजमेंट समझे।